मैं डॉक्टर सुषमा जैन, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज मैं बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड के यूनिट सेकंड का टॉपिक ऑयल्स, फैट्स एंड डिटर्जेंट का सब टॉपिक सॉप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में विस्तार से बताऊंगी। आज मेनली मैं केवल सॉप्स पर ही चर्चा करूंगी। तो सॉप्स क्या होते हैं? उच्च वसाम्लों जैसे पामिटिक अम्ल, ऑलिक एसिड, स्टेरिक एसिड आदि के सोडियम और पोटेशियम लवणों को साबुन कहा जाता है। जैसे सोडियम पामिटेट C15H31 CO-Na+, सोडियम ओलिएट C17H33 CO-Na+, सोडियम स्टेरेट C17H35 CO-Na+। जो साबुन होते हैं वो दो भाग से मिलकर बने होते हैं। एक भाग होता है नॉन आयनिक ग्रुप और दूसरा भाग होता है आयनिक ग्रुप। जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है ये कहलाता है नॉन आयनिक ग्रुप, और जो आयनिक पार्ट है CO-Na+ ये कहलाता है आयनिक ग्रुप। जो नॉन आयनिक ग्रुप है वो जल में अघुलनशील होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक। फोबिक का मतलब होता है डर लगना, जिसे जल से डर लगे, यानी जो जल में नहीं घुलता है वो भाग कहलाता है जल विरोधी या हाइड्रोफोबिक भाग। और जो भाग आयनिक ग्रुप जो कि जल में घुल जाता है यानी कि जल से स्नेह करता है, इसलिए हम उसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक या जल स्नेही भाग। तो साबुन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि तेल अथवा वसा का क्षारीय जल अपघटन करवाते हैं। जब तेल अथवा वसा का क्षारीय जल अपघटन करवाते हैं तो हमें जो उच्च वसीय अम्ल हैं उनका सोडियम सॉल्ट मिलता है और साथ में हमें ग्लिसरॉल प्राप्त होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ट्राइस्टाइरिन, इसका जब NaOH के 3 मोल्स के साथ जब जल अपघटन करते हैं तो 3 मोल सोडियम स्टीरेट यही साबुन है प्राप्त होता है, और साथ में ग्लिसरॉल का 1 मोल प्राप्त हो जाता है। साबुन के जो टाइप्स हैं वो मेनली 2 तरह के प्रकार हैं। एक है कठोर साबुन और दूसरा सॉफ्ट साबुन। कठोर साबुन किसे कहते हैं? जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के सोडियम जो सॉल्ट है उनको हम कठोर साबुन या हार्ड सोप कहते हैं। और जो असंतृप्त फैटी एसिड्स के पोटेशियम के जो सॉल्ट हैं उनको हम कहते हैं सॉफ्ट साबुन या मृदु साबुन, सॉफ्ट सोप। इसके अलावा साबुन की और भी कई किस्में होती हैं, जैसे तैरने वाला साबुन, फ्लोटिंग सोप। इसे बनाने के लिए हम जब वो साबुन क्रीमी अवस्था में होता है तब बहुत सारी वायु प्रवाहित करते हैं। दूसरा होता है ट्रांसपेरेंट साबुन। इसे बनाने के लिए हम साबुन को अल्कोहल में घोल लेते हैं और इसके बाद विलायक को वाष्पीकृत कर देते हैं। इसमें कुछ मात्रा में ग्लिसरीन भी ऐड करते हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट साबुन हमको प्राप्त हो जाता है। मेडिसिनल साबुन, औषधि युक्त साबुन। इस साबुन में कुछ औषधि युक्त पदार्थ जैसे नीम है, कार्बोलिक अम्ल है, ये मिला देते हैं साबुन के अंदर, जिससे हमें औषधि युक्त साबुन प्राप्त होता है। शेविंग सोप, ये गोंद व ग्लिसरीन युक्त पोटेशियम स्टीयरेट होते हैं। मेटेलिक सोप, धात्विक सोप, धात्विक साबुन। सोडियम और पोटेशियम के अतिरिक्त अगर अन्य धातुओं के बने साबुन है तो हम उनको धात्विक सोप कहते हैं। जनरली जो साबुन होते हैं वो सोडियम पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, लेकिन अगर हम सोडियम पोटेशियम के स्थान पर अगर अन्य धातु लेते हैं तो वो कहलाते हैं मेटेलिक सोप। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जिंक साबुन, ये टॉयलेट पाउडर में उपयोग होता है। लेड साबुन एडहेसिव टेप्स, आसंजक फीता बनाने में उपयोग होता है। और मैग्नीशियम साबुन लुब्रिकेंट्स, स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है। एक और किस्म है साबुन की मेराइन साबुन, मेराइन सोप, समुद्री साबुन। यह नारियल के तेल से बनाया जाता है। इस साबुन का ये गुण होता है कि यह समुद्री जल के साथ भी झाग देता है। तो इस तरह से कई सारी हमने देखा कि कई सारी किस्में साबुन की जो कि अलग अलग जगह पर काम में लाई जाती हैं। अब हम देखते हैं कि साबुन का निर्माण किस तरह से हम कर सकते हैं, साबुन का मैन्युफैक्चर किस प्रकार से किया जा सकता है। इसके लिए 3 प्रोसेस हैं। एक है कोल्ड प्रोसेस, शीत प्रक्रम, एक है हॉट प्रोसेस, गर्म प्रक्रम, और एक है
मॉडर्न मेथड, आधुनिक विधि। तो शीत प्रक्रम में हम किस प्रकार से साबुन का निर्माण करते हैं? शीत प्रक्रम के अंतर्गत हम वसा या तेल को एक बर्तन में ले लेते हैं और उसमें निश्चित अमाउंट में हम कास्टिक सोडा विलयन धीरे धीरे करके मिलाते हैं और मिश्रण को लगातार विलोडित करते रहते हैं। विलोडन हम तब तक करते हैं जब तक कि साबुन जमने नहीं पाए। जब जमने लग जाता है साबुन, तब जमने के बाद उसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं और इसके बाद मनवांछित आकृति आकार में परिवर्तित करने के लिए किसी सांचे में डाल देते हैं। तो इस प्रकार से उस आकार का अथवा आकृति का वह साबुन हमें प्राप्त हो जाता है। इस विधि की विशेषता यह है कि इस विधि में कम समय लगता है। घरेलू तौर पे पहले महिलाएं घर में ही साबुन इस विधि से बना लिया करती थीं, तो वैसे ये विधि सस्ती भी है, उपयोगी भी है, समय भी कम लगता है। लेकिन इस विधि में एक हानि है कि ग्लिसरीन जो कि एज ए बाय प्रोडक्ट बनता है सेपोनिफिकेशन की प्रोसेस के दौरान, वह भी साबुन के साथ ही रह जाता है, तो वहाँ से अलग हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए बहुत उपयोगी पदार्थ ग्लिसरीन वेस्ट चला जाता है, इसलिए ये विधि महंगी विधि। तब फिर दूसरी विधि इजाद की गई जिसको हम कहते हैं गरम विधि। गरम विधि के द्वारा भी साबुन बनाया जा सकता है। इस गरम विधि या हॉट प्रोसेस के 3 मेन स्टेप्स हैं। पहली स्टेप है साबुनीकरण, सेपोनिफिकेशन। दूसरी है साल्टिंग ऑफ सोप्स यानी लवणन। तीसरी है परिष्करण यानी फिनिशिंग। अब देखते हैं हम किस प्रकार से हॉट प्रोसेस के द्वारा, उष्ण प्रक्रम के द्वारा हम साबुन को बना सकते हैं। हम क्या करते हैं, तेल अथवा वसा लेते हैं, उसकी पिघली हुई अवस्था में दोनों को अथवा किसी एक को, तेल अथवा वसा को हम पिघली अवस्था में ले लेते हैं और उसको भाप से गर्म करते जाते हैं और साथ में उसके अंदर हम कैलकुलेटेड मात्रा सोडियम हाइड्रोक्साइड की धीरे धीरे मिलाते जाते हैं। मिश्रण को हम घंटों तक गर्म करते हैं और NaOH की मात्रा मिलाते रहते हैं। लगातार गर्म करते रहने से उसमें कई घंटों बाद उसमें कोई झागदार मिश्रण प्राप्त हो जाता है जिसमें कि मेनली साबुन और ग्लिसरीन होता है। इस मिश्रण की जो अभिक्रिया है हम सोडियम क्लोराइड विलयन के साथ करते हैं, जिससे यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट के कारण साबुन अवक्षेपित हो जाता है और दूसरा लिक्विड जैसे ग्लिसरॉल वगैरह है अप्रयुक्त क्षार है वो शेष विलयन के रूप में रह जाते हैं। इस वाले शेष विलयन को हम बोलते हैं स्पेंट लाई। अब जो अवक्षेप जिसमें कि साबुन अवक्षेपित होकर आ गया है, इसको और अधिक NaOH डालकर उसके साथ उबालते हैं ताकि अगर कोई वसी अम्ल रह गया हो तो वह भी साबुन के रूप में अवक्षेपित हो जाए। तो यहाँ पर जो लवणन की जो प्रक्रिया है वो अगर कुछ मात्रा में रह जाती है तो जब हम NaOH के साथ इसको उबालते हैं अवक्षेप को, तो वो लवणन की अभिक्रिया यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है और साबुन यहाँ पर अवक्षेपित होकर आ जाता है। अवक्षेप को हम अलग कर लेते हैं और जो विलयन है जो कि स्पेंट लाई कहलाता है, इस स्पेंट लाई और इधर से जो प्राप्त स्पेंट लाई है, इससे हम ग्लिसरॉल को प्राप्त करने में उपयोग में लाते हैं। अब ये जो हमारा जो अवक्षेप बना है, साबुन बना है, इसको भाप के साथ गर्म करते हैं जिससे 2 लेयर बन जाती है, एक ऊपर की लेयर और दूसरी नीचे की लेयर। जो ऊपर की लेयर है उसमें शुद्ध साबुन होता है और जो नीचे की लेयर है उसमें अशुद्ध साबुन होता है। ऊपर की लेयर को हम बाहर निकाल लेते हैं और उसमें कुछ पूरक पदार्थ जैसे सिलिकेट है, अभ्रक है, रंगीन पदार्थ है, साथ ही उसमें कुछ सुगंध हम मिला देते हैं जिससे साबुन सुगंधित हो जाता है और उसको वांछित आकार के सांचे में डाल देते हैं। इस प्रकार से साबुन का निर्माण हो जाता है। अब इस पूरी प्रोसेस के दौरान जो पहली प्रोसेस है जिसमें कि हम तेल अथवा वसा को NaOH की कैलकुलेटेड मात्रा के साथ हिलाते हुए गर्म करते हैं, तो ये और यहाँ पर हमको प्राप्त होता है झागदार मिश्रण साबुन और ग्लिसरीन का। तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेपोनिफिकेशन।
इस पूरी प्रोसेस के बाद हमारी अगली प्रोसेस शुरू होती है साल्टिंग आउट ऑफ सोप्स। इसके लिए हम यहाँ पर NaCl मिलाते हैं इसमें झागदार मिश्रण में, तो यहाँ पर हमको अवक्षेप के रूप में साबुन अवक्षेपित हो जाता है। ये प्रोसेस कहलाती है साल्टिंग आउट ऑफ सोप्स। यहाँ पर भी NaOH डालते हैं ताकि रिमेनिंग जो रह गया हो, झागदार मिश्रण में जो साबुन अवक्षेपित होने से रह गया हो, वो भी यहाँ पे और अवक्षेपित हो जाए, यानी कंप्लीट साल्टिंग आउट ऑफ द सोप की प्रोसेस हो जाए। तो ये जो प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस है ये कहलाती है साल्टिंग आउट ऑफ सोप्स। लवणन हम हिंदी में कहते हैं इसको, लवणन। और इसके बाद जब शुद्ध साबुन हमको प्राप्त हो जाता है, उसमें हम ये डिफरेंट पदार्थ मिलाते हैं, रंगीन पदार्थ मिलाते हैं, सुगंध युक्त पदार्थ मिलाते हैं और वांछित आकार के सांचे में डाल लेते हैं। इसको हम बोलते हैं फिनिशिंग, परिष्करण। हिंदी में कहते हैं हम इसको परिष्करण, फिनिशिंग कहते हैं। तो इस तरह से 3 स्टेप्स के द्वारा हम साबुन का निर्माण कर सकते हैं। ये विधि जो ठंडी विधि है उसकी तुलना में अधिक अच्छी है, ये सस्ती भी है। साथ ही हमने यहाँ पर ग्लिसरॉल को अलग कर लिया और इस ग्लिसरॉल को हम शुद्ध अवस्था में अन्य प्रोसेस के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं, जो कि बहुत ही उपयोगी और बहुत महंगा पदार्थ है। इसको इस विधि के द्वारा अलग करके प्राप्त कर लिया जाता है, इसलिए यह कोल्ड प्रोसेस की तुलना में ज़्यादा अच्छी है। तीसरी जो मेथड है मॉडर्न मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं कि तेल या वसा को एक जल घटक में डालकर गरम जल के साथ इसको हाइड्रोलाइज करते हैं हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो जिससे ये जो तेल अथवा वसा है उससे हमें ग्लिसरॉल और साथ में वसी अम्ल प्राप्त होते हैं। ग्लिसरॉल को हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकाल के ग्लिसरॉल को पुनः प्राप्त करते हैं शुद्ध अवस्था में, और जो वसी अम्ल है उसको हम दूसरे टैंक में ले जाते हैं। इस वसी अम्ल को फिर हम तीसरे टैंक में ले जाते हैं, जहाँ पर कि हम कास्टिक सोडा की एक कैलकुलेटेड मात्रा डालते हैं। तो यहाँ पर जो साबुन है वो अवक्षेपित हो जाता है और अवक्षेपित होकर हम यहाँ पर साबुन को बाहर निकाल लेते हैं और उपयुक्त आकार के सांचे में उसको ढाल लेते हैं। अब इस विधि में हम क्या करते हैं कि जो तेल अथवा वसा है उसको उच्च ताप और दाब पर हम अपघटन करते हैं, जल अपघटन करते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ उत्प्रेरक काम में लाते हैं इस प्रोसेस में, तो अगर चूना या जिंक ऑक्साइड उत्प्रेरक काम में लाते हैं तब हम इसको कहते हैं इटनर प्रोसेस। और अगर मान लीजिए यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में तनु H2SO4 अथवा एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड काम में लाते हैं तब हम इसको कहते हैं ट्विकल मेथड। तो हम कोई भी मेथड अप्लाई करके मॉडर्न विधि के द्वारा हम साबुन का निर्माण कर सकते हैं। दोनों में सिर्फ उत्प्रेरक का अंतर है कि एक में उत्प्रेरक हम ले रहे हैं चूना या जिंक ऑक्साइड ले रहे हैं और दूसरे में उत्प्रेरक हम ले रहे हैं तनु H2SO4 और एरोमेटिक सल्फोनिक अम्ल का मिश्रण। तो इन उत्प्रेरकों के द्वारा हम वसा या तेल का गर्म जल के द्वारा उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, जिससे कि हमें वसा अम्ल प्राप्त होते हैं और फिर हम कास्टिक सोडा मिलाकर उसमें से साबुन अवक्षेपित कर लेते, साबुन हमें प्राप्त हो जाता है। ये मेथड और भी अच्छी मेथड है क्योंकि इस विधि में समय की बचत होती है और साथ ही ऊष्मा, स्थान और मानवीय शक्ति की भी बचत होती है, लेबर हमें कम लगती है इस मेथड में। तो जो मॉडर्न मेथड है वो ज़्यादा अच्छी मेथड है। अब हम देखते हैं कि साबुन अथवा अपमार्जक की अपमार्जन क्रिया किस प्रकार से होती है, उनकी क्लींसिंग एक्शन किस प्रकार से होती है सोप की अथवा डिटर्जेंट की। तो क्लींसिंग एक्शन जानने के लिए हमें इसका साबुन अथवा अपमार्जक की जो संरचना है वो जानना जरूरी होता है। साबुन की संरचना में 2 भाग होते हैं। एक भाग होता है टेल, ये जैसे पूंछ है, पूंछ भाग है, ये टेल है। ये हाइड्रोफोबिक भाग है, सहसंयोजक भाग है जिसमें हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है। और ये जो गोलाकार वाला पार्ट है जिसको हम कहते हैं हेड, ये आयनिक भाग है जिसमें कि आयन्स हैं, Na- आयन, Na+ एंड CO- आयन। तो ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है और ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है,
साबुन की संरचना में इन्हीं के कारण क्लींसिंग एक्शन होती है। साबुन की अपमार्जन अभिक्रिया को हम बता सकते हैं। क्या होता है कि जब भी हम साबुन के विलयन में कोई गंदे कपड़े को डालते हैं, कोई ग्रीस लगे हुआ अथवा ऑयल लगे हुए कपड़े को डालते हैं, तो उसकी सरफेस पर ये जो सोप्स हैं, सोप्स के दो भाग, ये भाग है टेल भाग और ये भाग है हेड भाग। चूंकि टेल भाग हाइड्रोफोबिक होता है, वो जल में घुलनशील नहीं है, तो वो किस में घुलनशील हो जाता है, इधर डर्ट में आकर घुल जाता है। इस सभी के देखिए यहाँ पर ये जो टेल भाग है वो डर्ट में अथवा ऑयल में आकर घुल गए हैं, लेकिन हेड भाग है वो जल में रहता है। ये हेड भाग है, ये जल में रहता है, ये हेड भाग है जल में, लेकिन टेल भाग आकर डर्ट में डिजॉल्व हो जाता है, डर्ट में अथवा चिकनाई में घुल जाता है। इस तरह से कई सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, कई सारे सोप के मॉलिक्यूल्स हैं, वो उनका टेल भाग आकर चिकनाई के अंदर घुल जाता है, चिकनाई के अंदर आ जाता है, और हेड भाग घुल जाता है पानी के अंदर, जल के अंदर। तो बहुत सारे जो मॉलिक्यूल हैं जो कि चिकनाई को घेर लेते हैं, घेरते हुए ये कई सारे खींचकर जब हम इसको हाथ से रगड़ते हैं अथवा वॉशिंग मशीन में चलाते हैं अथवा गर्म जल में उबालते हैं, तो ये जो इसका जो टेल वाला पार्ट है सोप का, ये सभी के सोप का टेल वाला पार्ट इन जो डर्ट है अथवा जो चिकनाई है इसको खींचकर पानी के अंदर कंप्लीटली छोटी छोटी बूंदों के रूप में बाहर निकाल लेते हैं, और इस तरह से सारी की सारी गंदगी जो है पानी के अंदर आती है। जब हम इसको खंगालते हैं तो हमारी जो सरफेस की गंदगी है वो बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से यहाँ देखिए जो डर्ट थी सरफेस पर, जो चिकनाई लगी हुई थी अथवा गंदगी थी, वो एकदम साफ हो जाती है। तो इस तरह से हम सोप की क्लींसिंग एक्शन को बता सकते हैं कि इन 4 स्टेज के द्वारा सोप की क्लींसिंग एक्शन होती है। फर्स्ट स्टेज में जो सोप के जो मॉलिक्यूल हैं वो इसमें अटैक करते हैं, चिकनाई पर अटैक करते हैं, और उसका टेल वाला पार्ट चिकनाई में घुल जाता है, और हेड वाला पार्ट जल के अंदर विलयशील होता है। सेकंड स्टेज में जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ने आकर चिकनाई को घेर लिया है, टेल वाला भाग आ गया है चिकनाई के अंदर, हेड वाला भाग है जल में। थर्ड में जो मॉलिक्यूल है उन्होंने चिकनाई को गोल गोल बूंदों के रूप में बाहर निकाल लिया, खींच के पानी के अंदर ले आए हैं ये। और फोर्थ में जब हमने इसको हाथ से रगड़ा है कई सारे मॉलिक्यूल्स ने मिलकर, और जब हम ये कंप्लीटली पूरा जल के अंदर आ गए, पूरा की पूरा खींच लाए चिकनाई को, कौन, सोप के मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से जब हमने उसको हाथ से एजिटेट किया अथवा वॉशिंग मशीन में चलाया, तो इस तरह से जो हमारी सरफेस जो गंदी थी वो क्लीन हो गई, और हमारा कपड़ा अथवा कोई भी पदार्थ है वो साफ़ हो गया, हमारी जो इसकी जो सरफेस है पदार्थ की वो क्लीन हो गई। तो इस तरह से हम साबुन की अथवा डिटर्जेंट की क्लींसिंग एक्शन को बता सकते हैं। डिटर्जेंट की भी क्लींसिंग एक्शन सेम ही है बिल्कुल साबुन की तरह, इसलिए मैंने यहाँ टॉपिक में भी ये लिखा साबुन अथवा अपमार्जक की क्लींसिंग एक्शन या अपमार्जन क्रिया। तो इस तरह से हम इनकी साबुन की अथवा डिटर्जेंट की क्लींसिंग एक्शन को बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं। धन्यवाद।